गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एच के क्लासेस लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग के सिद्धांत क्या होते हैं। बच्चों, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, यानी कुछ ऐसी अजम्पशंस होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी अकाउंटिंग को अंजाम देते हैं। तो काफ़ी सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम उनको कह सकते हैं, या अकाउंटिंग अजम्पशन हम उनको कह सकते हैं। उसमें से जो आज हम पढ़ेंगे वो हम बेसिक जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या अकाउंटिंग अजम्पशन इसको भी हम कह सकते हैं, यानी हम ये एज्यूम करके चलते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एज्यूम करके चलते हैं, जो हम अजम्पशन लेते हैं बिजनेस में अकाउंटिंग करने के लिए, वही हमारे सिद्धांत हैं, वही हमारे प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो तीन जो हमारी एजम्पशंस हैं या तीन प्रिंसिपल्स हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न अजम्पशन या गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि हम जब भी अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो वो अकाउंटिंग हम ये मानते हुए करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। बहुत सिंपल, क्या आपने बताया अभी कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? ये तो हमने मान लिया कि बहुत लंबे समय तक चलेगा, ठीक है चलेगा। इसका इफेक्ट जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? देखो, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई आपने बिल्डिंग परचेज करी, सपोज करो 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की बिल्डिंग जब हम परचेज करेंगे उसकी लाइफ है 10 साल। बिल्डिंग की जो लाइफ है वो 10 साल है। अब अगर हम ये मान के अपना बिजनेस शुरू करते हैं कि हमारा बिजनेस आज हमने शुरू किया और 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जो बिल्डिंग हमने 1 लाख रुपए की खरीदी है, इस पे जो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डेप्रिसिएशन, जो हम डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करेंगे वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए करेंगे, क्योंकि जो मेरा बिजनेस है वो 1 साल चलेगा, हम ये मान के चलने, पता नहीं उसके बाद चले या ना चले। तो 1 लाख रुपए की बिल्डिंग, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हमने लगा के उसको ख़त्म कर दिया और मसला ख़त्म। लेकिन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इस ये हमसे ये कहता है कि नहीं, आप ये मान के चलो कि जो आपका जो बिजनेस है, जो आपका व्यापार है, वो एक हमेशा चलता रहेगा, एक अनंत समय तक, इनफाइनाइट टाइम तक वो चलता रहेगा। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि अब मैं बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करूंगा? अब मैं बिल्डिंग पे उतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा जितने पीरियड वो चलेगी। मुझे पता है कि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू 10 साल है, परचेज वैल्यू उसकी 1 लाख है, तो 1 लाख रुपए को 10 से मैं डिवाइड करके यानी 10,000 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। ये होती है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो बिजनेस है वो अनंत टाइम तक चलेगा और उसके हिसाब से फिर मुझे अकाउंटिंग करनी है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी जो मेरी अजम्पशन आती है वो आती है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी मेरी जो इवेंट होती है, उस इवेंट को मैं तब बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा जब वो घटना घटित हो जाती है। जब भी वो इवेंट हो जाती है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, या इसको बुक्स में हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, पिछले लेक्चर में मैंने बताया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि एक्सपेंस तो इनकर हो गए, खर्चा तो मेरा हो गया, लेकिन अभी मैंने उसकी पेमेंट नहीं की। तो एक्रोल बेसिस में क्या होता है कि पेमेंट हम करें या ना करें, बाद में करें या कभी करें, लेकिन जो मेरा खर्चा हो गया, जो इवेंट मेरी हो चुकी, उस इवेंट को मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो ये हम मान के चलते हैं कि हम एक्रोल बेसिस अपना अपनाएंगे, और जो हमारी जब इवेंट जब भी घटित होगी, उस इवेंट को हम तभी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हम उसकी पेमेंट कब दे रहे हैं। इसका एक अपोजिट होता है कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है कि इवेंट आपकी कभी भी घटित हुई हो, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड कब करेंगे? जब हमने उसकी पेमेंट दे दी। सपोज कीजिए कि मैंने सेल ली है,
मेरे एक कंपनी में एक एम्प्लॉई है, वो काम करता है। 31 मार्च का महीना आया, महीना पूरा हो गया, अब उसकी सैलरी ड्यू हो गई। अब मैंने सैलरी अभी दी नहीं, मैं उसकी सैलरी कब दूंगा? एक हफ्ते बाद, यानी 7 अप्रैल को, अगले साल 7 अप्रैल को। तो कैश बेसिस तो ये कहता है कि जब 7 अप्रैल को हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस खर्चे को हम 7 अप्रैल को ही रिकॉर्ड करेंगे। ये कैश बेसिस कहता है, यानी कैश पेमेंट के बेस पे। एक्रोल बेसिस ये कहता है कि नहीं, ये जो खर्चा था ये मार्च महीने का खर्चा था, तो हम इसको मार्च महीने में ही रिकॉर्ड करेंगे, इसकी पेमेंट हमने चाहे कभी भी दी हो। ये हमारा हो गया एक्रोल बेसिस। एक्रोल बेसिस के बाद तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल आता है, सॉरी तीसरी जो अजम्पशन आती है वो आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि कोई भी जो अजम्पशन या कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने एक बार अपने बिजनेस में अडोप्ट कर लिया, यानी एक मैंने कोई कॉन्सेप्ट अपना लिया, उस कॉन्सेप्ट तो मैं अब फर्दर कंटिन्यू करूंगा, यानी आगे भी वही कॉन्सेप्ट मेरे चलते रहेंगे। आगे का मतलब पिछले साल जो कॉन्सेप्ट मैंने अपनाया, अगले साल भी उसी कॉन्सेप्ट से मैं अपनी अकाउंटिंग करूंगा। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मैंने बिल्डिंग खरीदी गोइंग कंसर्न में, अब उसमें मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा। तो डेप्रिसिएशन के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फिक्स्ड डेप्रिसिएशन होता है जो हर साल चार्ज होता है। रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है, जो घटती हुई वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब कंसिस्टेंसी का क्या रोल है? कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमसे क्या कहता है, एक रूपता, समान रूपता, यानी जो पिछले साल हमने रूल फॉलो किया वही रूल हम अगले साल फॉलो करेंगे। सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं डेप्रिसिएशन का, तो पिछले साल मैंने SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया पिछले साल, तो अब जो अगला साल आएगा तो मैं WDV मेथड से चार्ज नहीं करूंगा, मैं जो चार्ज करूंगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही अपना चार्ज करूंगा। पिछले साल अगर मैंने WDV चार्ज किया होगा तो इस साल भी मैं WDV चार्ज करूंगा। तो ये कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बताता है कि जो रूल हम एक बार अपना लेते हैं उन्हीं को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन। स्टॉक की वैल्यूएशन 3 तरह से हो सकती है। जो स्टॉक बिजनेस में बच जाता है तो ईयर एंड पे हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन हम करते हैं 3 तरीके से। जब स्टॉक वैल्यूएशन का चैप्टर आगे आएगा हम उसमें इनकी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम कंसिस्टेंसी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। फीफो, लीफो, हाइफो, एक मेथड होता है फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया वो माल पहले बिका, हम ये मान के चलेंगे। या लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, जो माल बाद में आया वो पहले बिक गया, जो पहले आया वो बाद में बिक गया। ये कोई भी किसी का भी, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। तो समझाने वाली बात यह है कि जो पिछले साल अगर मैंने फीफो यूज़ किया तो अगले साल भी मैं फीफो यूज़ करूँगा। पिछले साल मैंने लीफो यूज़ किया तो अगले साल भी मैं लीफो यूज़ करूँगा। मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में चेंज नहीं करूँगा। ये हमारा कंसिस्टेंसी का रूल हमें कहता है। इसके बाद हमारी आती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इसके लिए आप ये देखिएगा राइट हैंड साइड पे लाइबिलिटी और एसेट्स, ये हमारी दो साइड हैं। बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, लाइबिलिटी और एसेट्स। लाइबिलिटी साइड में आप देख सकते हैं एक है कैपिटल और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है, यानी वो जो बिजनेस का ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, ये उनकी कैपिटल लगी होती है। तो बिजनेस के लिए तो ये लाइबिलिटी है, उनको लौटाने होते हैं पैसे, तो इसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, तो इसको कैपिटल हम लिखते हैं। और कैपिटल के अलावा जो लाइबिलिटीज होती हैं वो होती हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो ये लाइबिलिटी साइड हो गई, कैपिटल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ये दोनों मिलकर टोटल लाइबिलिटी। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स मैंने पढ़ाया पिछले लेक्चर में, और करंट एसेट्स, ये दोनों मिलकर हमारे एसेट्स का पार्ट होती है। तो लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होता है वो हमारा एसेट्स साइड के टोटल के बराबर होता है, यानी लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो इसी से हमारी इक्वेशन बनेंगी। अब पहली इक्वेशन आती है हमारी टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स, सिंपल। इसके बाद दूसरी इक्वेशन आती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स। अब ये जो टोटल लाइबिलिटी है लेफ्ट साइड पे, इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जो आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर। तो ये किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी टोटल एसेट्स के बराबर होती है। इसी से ही हमारी अब तीसरी इक्वेशन निकल के आती है, उसको हम बोलेंगे अब कैपिटल हमें निकालनी है, तो हम कैपिटल कैसे निकालेंगे, एसेट साइज का सारे को ऐड करके, यानी फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स यानी टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यानी लाइबिलिटीज को जब मैं लेस कर दूंगा तो मेरी कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो ये मेरी 3 इक्वेशन है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। अब आती है हमारी इक्वेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो इक्वेशन बनती है उसमें क्या होता है, रेवेन्यू इक्वल टू इनकम प्लस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मतलब
जो भी रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, यानी जो भी हम सेल करते हैं, तो सेल हमारी रेवेन्यू जनरेट करती है, एक हमारा पैसा आता है उससे, यानी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सेल्स इक्वल टू क्या है, इनकम प्लस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में मेरी परचेज प्लस एक्सपेंसेस, परचेज एक तरह से हमारा खर्चा होता है, तो सारे खर्चे, और सेल्स में से जब हम खर्चे घटाते हैं तो इनकम बचती है हमारी। तो मैं अगर खर्चे और इनकम को आपस में जोड़ दूं तो मेरा क्या निकल के आता है, सेल्स हमारी निकल के आती है। परचेज प्लस इनकम इक्वल टू सेल्स कहते हैं या रेवेन्यू कहते हैं। इसके बाद दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकल के आती है हमारी इनकम। अब इनकम कैसे निकल के आएगी, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी टोटल जो रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ उस टोटल रेवेन्यू में से हमने क्या लेस कर दिया, अपने सारे एक्सपेंसेस लेस कर दिए। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम। ये 5 हमारी इक्वेशंस है, ये हमारे आने वाले इसमें जब हम काम करेंगे तो उसमें बहुत हमारे काम आएंगी आगे की क्लासेस में। तो आप इसको बहुत अच्छे, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके लिख लें आप इसको बहुत अच्छे तरीके से और इसको याद कर लें। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिक जो हमारी प्रिंसिपल्स थे वो हमने पढ़े, जो 3 बेसिक्स हैं, बहुत सारे होते हैं लेकिन 3 बेसिक होते हैं वो हमने पढ़े, और दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री बनाने के क्या रूल होते हैं, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अपना टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने तरीके के होते हैं और जर्नल एंट्री के क्या रूल होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।